नमस्कार एंड वेलकम टू द शिक्षा दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है द शिक्षा के इस प्लेटफॉर्म पे। आज बात करने वाले हैं फिजिक्स के फॉर्मूले के। कोई भी एग्जाम हो जिसमें आपका साइंस पूछा जाता है उसमें फिजिक्स फार्मूला से डायरेक्ट आपका एक दो क्वेश्चन या तो फार्मूला ही पूछ लिया जाता है या तो उस पे आधारित कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको ये कुछ मिनट आपको एक लगभग 2 से 3 क्वेश्चन मिनिमम जहाँ पर पूछे जाते हैं सबसे कम, वहाँ पर भी कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आने वाला है इस चैप्टर से। इस वीडियो से आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम आने वाले हैं कोई भी एग्जाम हो। और जहाँ पर फिजिक्स ज़्यादा आता है जैसे कि आपका हो गया रेलवे में जिसमें फिजिक्स ज़्यादा आ रहा है, या टीचर वाले जो फिजिक्स के लिए ही टीचिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है ये। उसमें और भी ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, लगभग 8-10 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा जितना फिजिक्स का फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, आपको पूरा जानकारी इसमें दिया जाएगा। आप इस वीडियो को एक तरह का रिवीजन के रूप में भी देख सकते हैं या सुन सकते हैं, या एक बार आप पूरा का पूरा वीडियो सुन लीजिए तो भी आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 पे चलते हैं। ये स्टार्टिंग से लेकर एकदम एंड तक रहेगा। स्टार्टिंग में रहेगा कुछ आसान लगेगा, जो आपको याद रहेगा आसान लगेगा, फिर कुछ कुछ आपको टफ भी लगेगा। तो आपको सभी को देखते हुए एक बार गो थ्रू हो जाना है इससे। ठीक है, तो फर्स्ट आपका चलता है, फर्स्ट नंबर आपका स्टार्ट किया जाएगा। तो फर्स्ट आपका रहा ये, फर्स्ट नंबर है आपका चाल। चाल बराबर क्या होगा? तो चाल बराबर आपका होता है दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा में समय, दूरी बटा समय चाल होगा। इसको आप बेग भी कह सकते हैं। इसको बेग इज इक्वल टू क्या होगा? तो बेग इज इक्वल टू विस्थापन, विस्थापन और बटा में समय। ठीक है, इसको इंडिकेट करते हैं बी इज इक्वल टू एस बाई में टी, बी इज इक्वल टू एस बाई टी। सेकेंड आपका फॉर्मूला आता है कोणीय बेग। ये तो बेग हुआ, अब एक आता है कोणीय बेग। कोणीय बेग किसको बोलेंगे? कोणीय बेग बराबर क्या होगा? तो कोणीय बेग बराबर हो जाएगा आपका, इस कोणीय बेग को इंडिकेट करेंगे डब्ल्यू से, ओमेगा। ये वो डब्ल्यू जैसा दिखेगा लेकिन ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा बाई टी। और ये जो थीटा होगा ये होगा एंगल, एंगल यानी कि कोण। ठीक है, कोण। और इसको इसका एसआई यूनिट की बात करेंगे, यदि ओ इसका एसआई यूनिट क्या होगा? तो इसका एसआई यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। क्या होगा? रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। थर्ड नंबर आपका आता है, थर्ड है भी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। अब देखिए भी जो आपका वेलोसिटी था, भी ये वेलोसिटी है और ओमेगा ये वेलोसिटी है, दोनों के बीच रिलेशन यदि पूछेगा तो भी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। भी को बोला जाता है यहाँ पर रेखीय बेग, रेखीय बेग। ठीक है, रेखीय बेग। और ओमेगा आपको जानते हैं, ओमेगा को बोला जाएगा कोणीय बेग। और आर क्या होता था? आर रेडियस, रेडियस। ठीक है, जैसे कोई एक सर्किल में घूम रहा है इस सर्किल से, ठीक है, इतना डिस्टेंस पे क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो यहाँ पे जो बनेगा एंगल, ये जो बनेगा ये थीटा रहेगा, यही एंगल क्या कहलाएगा? थीटा कहलाएगा। और यहाँ पर जो वेलोसिटी रहेगा, इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगा उसको भी बोलेंगे, और इस सेंटर पे जो वेलोसिटी होगा उसको ओमेगा बोलेंगे। ठीक है, और ये रेडियस हो जाएगा आर आपका, जितना डिस्टेंस सेंटर से रहेगा वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर, एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा? एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू बाई टी। अब ये क्या है v माइनस यू बाई टी? ये एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण हो जाएगा, त्वरण या फिर एक्सेलरेशन। ठीक है, और v क्या है? तो v आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, u हो जाएगा आपका इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी। यदि जिनको ये वीडियो थोड़ा स्लो लगे तो वो अपना स्पीड बढ़ाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वो बढ़ाकर भी आप देख लीजिए। इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और इसका
यू हो गया इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग, एक्सेलरेशन बराबर आपका क्या होगा, तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। उसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके होने वाला है, इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपका आता है उससे। हाँ, त्वरण की यदि बात करें, इसके पहले त्वरण था दोस्तों, त्वरण की यदि बात करें तो यदि इसका पूछेगा कि क्या होगा एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट इसका हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट आपका है यदि प्रोजेक्टाइल मोशन हो, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा होगा, तो दिखा रहे हैं आपको, यदि फेंका गया इधर, ये वेलोसिटी यदि मान लिया कि ये u से फेंका गया और ये एंगल आपका रह गया ये थीटा डिग्री, ठीक है, ये थीटा डिग्री, तो मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो मैक्सिमम हाइट आपका यही है, इसको बोलेंगे एच मैक्स, ठीक है, एच मैक्स। और यहाँ से फेंका गया और पहुँच कर कहाँ गया, यहाँ तक आया, तो इसको बोलते हैं रेंज यानी कि प्रास, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रास यानी कि रेंज। अब इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है, ठीक है, तो रेंज बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो रेंज बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 2 थीटा अपॉन में जी। देखिए यू कौन सा है आपका, यू यहाँ पे दिख रहा था, ये आपका यू दिख रहा है, तो रेंज इज इक्वल टू हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, थीटा आपका हो गया ये एंगल, और जी आपका हो जाता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण। हिंदी इंग्लिश दोनों में हो रहा है, बायलिंगुअल है, इसलिए दोनों भी बोलेंगे आपको, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये आपका हो गया क्या, तो ये आपका रेंज यानी कि प्रास, यानी कि प्रास, ठीक है, प्रास हो जाएगा। यदि बात करेंगे कि टाइम का, कि ठीक है यहाँ से फेंके स्टार्टिंग से और फाइनल तक आने में कितना टाइम लगा, यदि इनिशियल से फाइनल आने में कितना टाइम लगा, टाइम की बात करेंगे तो t इज इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा अपॉन में g, 2u साइन थीटा अपॉन में g हो जाएगा। और इस टाइम को बोला जाएगा आपको क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट या उड़यन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है ऐसा कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट या फिर उड्डयन काल, उड्डयन काल, ठीक है, उड्डयन काल यानी कि इनिशियल से फाइनल तक कितना देर में, कितना देर लगेगा जाने में, उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब देखिए एक और होता है कि यदि यहाँ से स्टार्टिंग से आया और मैक्सिमम हाइट तक कितना टाइम में पहुँचेगा, ठीक है, जब ऐसा रहेगा कि मैक्सिमम हाइट तक कितना देर में पहुँचेगा, उससे क्वेश्चन रहे तो उसको बोला जाता है, उसके लिए टाइम होगा, उसके लिए टी हो जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है, यू साइन थीटा अपॉन जी। इसको टाइम ऑफ एसेंट या टाइम ऑफ डिसेंट कुछ भी आप बोल सकते हैं, यानी कि जितना मैक्स, यहाँ देखिए जितना यहाँ पर, यहाँ से मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा टाइम, उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक फिर लास्ट में जाने में लगेगा, दोनों टाइम सेम है, तो दोनों टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो यू साइन थीटा अपॉन जी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट, एसेंट मतलब ऊपर जाने में और टाइम ऑफ डिसेंट मतलब नीचे आने में, ठीक है, टाइम ऑफ डिसेंट। अब इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन से यही 3 क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही रह जाएगा। एक और थोड़ा सा चलते हैं, ये रेंज जो निकाले थे, यदि पूछेगा दोस्तों कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, यानी कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो देखिए रेंज मैक्सिमम तभी होगा आर मैक्स, यानी कि रेंज मैक्सिमम तभी होगा जब क्या होगा, जब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा, ठीक है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका डायरेक्ट आता है एग्जाम में ये भी, कि रेंज मैक्सिमम कब होगा, तो जब थीटा क्या करेंगे 45 डिग्री रखेंगे तभी ये रेंज मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 6 नंबर पे। 6 नंबर आपका है जो आप सब लोग बहुत सारे जानते हो, एफ इज इक्वल टू एम ए, और एफ क्या था, तो एफ आपका फोर्स यानी कि बल है,
एफ आपका बल है यानी कि फोर्स है, और एम आपका मास है यानी कि द्रव्यमान है, और ए आपका एक्सेलरेशन है यानी कि त्वरण है। ठीक है, और इसका यदि एस आई यूनिट की बात करेगा, यदि एस आई यूनिट की बात की जाए इसका, तो इसका एस आई यूनिट न्यूटन होता है। ठीक है, इसका एस आई यूनिट न्यूटन होगा, एस आई यूनिट न्यूटन हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका 7 नंबर। अब चलते हैं लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ये लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन में 3 तरह का लॉ दिया हुआ है। इक्वेशन माने कि लॉ ऑफ मोशन में एक तरह के इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, लॉ नहीं इसको बोल सकते हैं आप, इक्वेशन बोल सकते हैं, जिससे आप क्या करते हैं बहुत सारे इससे नोमेरिकल्स बना सकते हैं। तो पहला जो था आपका, पहला जो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको यहाँ पर सब पता होना चाहिए कि v बराबर हो गया फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग। u है आपका इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग है ये। ठीक है, प्रारंभिक वेग है। और एक्सेलरेशन, ये बराबर एक्सेलरेशन हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन, और टी बराबर टाइम। उसके साथ साथ एक आएगा यस बराबर हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसको बोला जाता है विस्थापन। इसको क्या बोलेंगे? विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। तो पहला हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा होता है आपका यस इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा आता है आपका वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as प्लस 2as। जो s जो आपका है ये आपका डिस्प्लेसमेंट या फिर विस्थापन है। ठीक है, तो ये आपका रहा इक्वेशन ऑफ मोशन। इससे आपका बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपका जो आता है 8 नंबर, 7 नंबर हो गया। 8 नंबर जो आता है आपका वर्क। ठीक है, अब बात करते हैं वर्क की। वर्क को इंडिकेट करते हैं W से, तो W इज इक्वल टू होता है एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, एफ एस कॉस थीटा, जहां पर इसको बोला जाता है वर्क यानी कि कार्य, वर्क यानी कि कार्य W को। और एफ आप जान रहे हैं, एफ फोर्स, और एस भी आप जान रहे हैं कि एस हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ठीक है, विस्थापन। और उसमें कॉस थीटा, थीटा क्या होता है? तो थीटा होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट यानी कि बल, जैसे कि कोई भी वस्तु है, वस्तु के यदि ये इधर से यहाँ तक पहुँचा तो ये डिस्प्लेसमेंट इसका ये हो गया यस, ये हो गया यस। और यदि फोर्स को यहाँ पर लगाया जाए, फोर्स को इधर लगाया जा रहा था, तो ये जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, तो उसके बीच का एंगल थीटा, ये हो जाएगा आपका वर्क का फॉर्मूला। इससे रिलेटेड आप जान लीजिए, एक वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल। इसका क्या होता है? जूल। और 1 जूल बराबर होता है 10⁷ अर्ग होता है। ठीक है, 10⁷ अर्ग होता है 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग। नेक्स्ट आपका है 9 नंबर। यदि सीढ़ी से ऊपर जा रहे हैं या फिर ऊंचाई पर कुछ जा रहे हैं, हम सीधे नहीं जा रहे हैं, जमीन के परपेंडिकुलर यानी कि ऊपर जा रहे हैं, तब क्या होगा? तब कार्य बराबर क्या होगा? ठीक है, तो सीढ़ी से ऊपर जाएंगे तो कार्य बराबर हो जाएगा W इज इक्वल टू mgh। ये भी कार्य है, और h क्या होगा? तो ये हाइट हो जाएगा। ठीक है, हाइट यानी कि ऊंचाई, कितना ऊंचाई पर गए हैं। जी आपका क्या हो गया? तो ये हो गया एक्सेलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण ये हो जाएगा
और ये यम आपका मास हो जाएगा यानी कि द्रव्यमान हो जाएगा। और ये आपका वर्क था, कब? तो ऊंचाई या सीढ़ी पर जाने पर जो वर्क काम होगा वही काम हो जाएगा, ऊंचाई या फिर सीढ़ी के लिए, ऊंचाई या सीढ़ी के लिए, सीढ़ी द्वारा कार्य। ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10 नंबर। इसके आगे बात की जाए शक्ति की, यदि शक्ति बराबर पूछा जाए कि क्या होगा, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। शक्ति बराबर कार्य बटा में समय, इसको इंडिकेट करते हैं P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी से। ठीक है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई, और P यानी कि पावर यानी कि शक्ति। ठीक है, और W आपका हो गया वर्क और T हो गया टाइम। यदि इसका ऐसा यूनिट की बात करेंगे कि ठीक है शक्ति का क्या होगा, तो शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वाट। ठीक है, वाट होता है, और इसको वाट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको भी W से रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, वाट को ऐसा ही यूनिट हो जाएगा आपका, वाट हो जाएगा। और एक वाट बराबर पूछा जाए कि क्या होगा, तो एक वाट बराबर ये होता है 1 जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड 1 वाट बराबर हो जाएगा, 1 जूल पर सेकेंड। नेक्स्ट आपका 11 नंबर, लगभग 47 48 है। धैर्य बना के रखिए और आगे बढ़ते रहिए। P इज इक्वल टू एफ डॉट भी। अब ये P बराबर क्या है, तो P यहाँ पर है ये आपका पावर। पावर का दूसरा फॉर्मूला होगा आपका शक्ति का, शक्ति यानी कि पावर का दूसरा फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा आपका वेग, और ये हो जाएगा आपका बल। ठीक है, ये होगा बल। तो पावर का दो फॉर्मूला, एक एफ इंटू भी बल इंटू वेग, और इसके पहले जो आपने पढ़ा डब्ल्यू बाई टी यानी कि कार्य बटा समय। ठीक है, तो आपका दो दो फॉर्मूला इसका होता है। नेक्स्ट आपका है 12 नंबर, संवेग। संवेग, संवेग बराबर क्या होगा, तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई वेग। ठीक है, द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाई वेग, इसको इंडिकेट करते हैं P से, तो P इज इक्वल टू एम इंटू भी। और संवेग को बोला जाता है P से, और P से इंडिकेट करते हैं, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मोमेंटम, मोमेंटम। और भी आपको पता है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। तो यदि इसका यस यूनिट इसका बात करेंगे, यस यूनिट देखिए रटने का चीज़ नहीं, यह फॉर्मूला से आपका निकल रहा है। मास का हो गया केजी, और वेलोसिटी को हो गया मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड आपका ये हो जाएगा एसआई यूनिट हो जाएगा। पावर का आपको क्या बताया गया, तो पावर का हो बताया गया डब्लू यानी कि वाट। ठीक है, पावर का वाट हो जाएगा। जो कुछ अलग रहेगा उसको हम खुद बता देंगे आपको, उसको हम खुद बताएंगे। नेक्स्ट आपका है 13 नंबर, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होगा, गतिज ऊर्जा इस जिसको बोला जाता है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। धैर्य बना के रखिएगा, के बराबर हाफ एम बी स्क्वायर, जहां पर के क्या था आपका गतिज ऊर्जा था, यम आपका द्रव्यमान है, और भी आपका वेलोसिटी है। अब काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम के टर्म में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m। ये मोमेंटम के टर्म में है, यदि मोमेंटम मास दिया रहे तब आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा। P बराबर क्या है, तो P आपका मोमेंटम है, मोमेंटम है यानी कि संवेग है आपका। ठीक है, संवेग है। और यम आपका क्या है, तो यम आपका मास है यानी कि द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान है। अब यहीं पर बात करते हैं, बात की जाए गतिज ऊर्जा के बाद स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की जिसको बोला जाता है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है,
तो पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। ठीक है, mgh। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का और भी अलग अलग फॉर्मूला होते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, लेकिन आपको जो जानना है, आपको जिस पे क्वेश्चन आता है या जो पूछा जाता है, आपको बस यही पूछा जाता है mgh। अब याद कीजिए mgh कहीं और भी अभी सुने थे, तो mgh सुने थे जब ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो क्या होता है। देखिए इसके पहले ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो हाइट पे, ये देखिए हाइट पे जब चढ़ रहे हैं तो उसका भी mgh होता है ना, वर्क mgh होता है, और वही आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा, वही कहलाता है स्थितिज ऊर्जा भी एक तरह से। ठीक है, mgh या ये हो जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यही हो जाएगा आपका mgh। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 15 नंबर पे। अब स्प्रिंग का गतिज ऊर्जा, यदि स्प्रिंग रहा तब क्या हो जाएगा, किसके लिए, तो स्प्रिंग के लिए, स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा। हाँ, देखिए जो पढ़ा रहे हैं उसका आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसका पीडीएफ अच्छे से। ठीक है, जो आप कभी भी फिर यूज कर पाइएगा बाद में। ऊर्जा, स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये तो हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के लिए। ठीक है, ये स्प्रिंग के लिए हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। और ये क्या है, तो के को बोला जाएगा स्प्रिंग नियतांक। ठीक है, स्प्रिंग नियतांक यानी कि कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट। और ये एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स होगा कि यदि स्प्रिंग को आप जितना फैलाएं या जितना सिकोड़े हैं, दबाए हैं, वही आपका हो जाएगा एक्स, यानी कि लंबाई में परिवर्तन, जितना की है लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका 16 नंबर। यदि आवेग की बात करें, आवेग बराबर क्या होगा, संवेग बराबर आपने देख लिया, संवेग बराबर हो गया था क्या, मास इनटू वेलोसिटी, यही था संवेग। लेकिन आवेग का बात करेंगे तो आवेग बराबर होगा बल गुना में समय। ठीक है, बल मल्टीप्लाई बाय समय, जिसको आवेग बोलेंगे, यानी कि F इंटू टी। तो यदि इसका बात करेगा, आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसा यूनिट क्या होगा, तो न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड इसका SI यूनिट हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट आपका है 17 नंबर, 17 नंबर। यदि आप सुने हैं E बराबर MC स्क्वायर। ठीक है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये E क्या था, तो ये E है ऊर्जा, किनके अनुसार, तो ये अनुसार था आपका आइंस्टाइन के अनुसार। ठीक है, आइंस्टाइन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार, आइंस्टीन के अनुसार। तो यम और सी क्या था, तो यम तो था आपका मास, द्रव्यमान था किसी भी ऑब्जेक्ट का। लेकिन सी के बारे में बात करते हैं तो सी है स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश की गति, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट हमेशा क्या होता है, आपका एक कांस्टेंट है कि स्पीड ऑफ लाइट कितना लेंगे, तो स्पीड ऑफ लाइट लिया जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ऊर्जा का एक और वैल्यू होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट इस पे आधारित कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको ज़्यादा चांसेस होता है इसका कि आपको सीधा फॉर्मूला पूछे, या तो फिर इसका SI यूनिट वगैरह पूछ सकता है आपका। ठीक है, तो आपको ऊर्जा के यदि पूछेगा तो ऊर्जा पूछेगा तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ऊर्जा जूल। ठीक है, ऊर्जा यानी कि जूल। ऊर्जा को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो जूल से हम रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आपका है 18 नंबर। F इज इक्वल टू m⍵² अब ये देखिए क्या है, F इज इक्वल टू m⍵² क्या है, R क्या है।
अब देखिए, जब हम क्या करते हैं, किसी से रस्सी बांध दिए और इसको हम गोल गोल वृत्ताकार पथ पे हम क्या करते हैं, जब चलाते हैं तो अब क्या करता है, एक अभिकेंद्री बल लगता है ना, अभिकेंद्री बल लगता है, तो अभिकेंद्री बल का ये फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, ये एफ क्या है आपका, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, यानी कि इसको बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। और यम आपका क्या था, तो यम था मास, जो क्या कर रहा है, जो वृत्ताकार पथ पे घूम रहा है उसका मास। ओमेगा क्या था, तो ओमेगा आपका कोणीय वेग, और आर आपका रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, त्रिज्या। त्रिज्या, और ये ओमेगा था आपका कोणीय वेग। ठीक है, कोणीय वेग, कोणीय वेग यानी कि ये सेंटर पे जो वेग रहेगा वो। तो एफ इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर आपका हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट आपका है 19 नंबर। एक और इसका होता है, एक फोर इसी से रिलेटेड और एक हो जाएगा, एक इसका और भी होगा। एफ इज इक्वल टू, आप इसको यम भी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, जहां पर भी हो जाएगा आपका रैखीय वेग। ये भी क्या था, तो रैखीय वेग है, ये रैखीय वेग। और यफ क्या है, तो यफ आपका ये है आपका अभिकेंद्रीय बल, आर आपको रेडियस, यम आपका मास हो जाएगा। ठीक है, यम आपका मास हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे 19 नंबर पे आते हैं। नेक्स्ट आपका है बल आघूर्ण का नाम सुने हैं, बल आघूर्ण का नाम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। इसको लिखते हैं क्या, इसको बोलते हैं टाउ। टाउ इज इक्वल टू होता है आपका एफ इंटू एस, इसको बोलते हैं बल आघूर्णन। ठीक है, ये किसको, टाउ को किससे रिप्रेजेंट किया, टाउ रिप्रेजेंट किया जाता है बल आघूर्णन के लिए, आघूर्ण के लिए। ठीक है, बल आघूर्ण के लिए, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है टॉर्क। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा टॉर्क, तो ये होता है एफ इंटू डिस्टेंस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। यस आपका क्या है, विस्थापन या फिर डिस्टेंस। ठीक है, बल आघूर्णन, जब हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ हाथ में पकड़े हुए हैं और या फिर एक तरह का, देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम कोई भी वस्तु को पकड़े हैं, लकड़ी को पकड़े हुए हैं, और लकड़ी को इधर घुमाएं या इधर घुमाएं, तो ऊपर की ओर जस्ट इसके परपेंडिकुलर, यानी कि ऊपर की ओर लगेगा, बाहर निकलता हुआ जो बल लगता है उसको बोलते हैं टॉर्क। जैसे हम क्या करते हैं, गेट वगैरह लगाते हैं तो हिंज जो लगाते हैं, तो एक होता है ना कि जब हिंज को, एक देखा जाता है कि हिंज को बीच में लगाएं या फिर दीवार की तरफ लगाएं या तो सबसे साइड में, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे साइड में लगाते हैं हिंज को, कि खींचने में गेट को आसानी हो। ठीक है, तो किसके कारण, तो वो टॉर्क के कारण ही होता है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा टॉर्क आपका जनरेट होगा। नेक्स्ट आपका है 20 नंबर, एफ फोर्स। अब ये फोर्स आपके कौन सा फोर्स है, तो ये गुरुत्वाकर्षण फोर्स की बात कर रहे हैं। तो गुरुत्वाकर्षण फोर्स होता है जी m1 m2 बाई में आर स्क्वायर। ठीक है, जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर। ये फोर्स किसकी बात कर रहे थे हम, तो गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल की बात कर रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्सेज, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। यम क्या है आपका, तो यम है द्रव्यमान, और ये भी यम है द्रव्यमान ही है, तो दो वस्तु के बीच का द्रव्यमान। ठीक है, ये द्रव्यमान क्या हो जाएगा, ये द्रव्यमान पृथ्वी का, और ये भी द्रव्यमान है, लेकिन ये द्रव्यमान किसका हो जाएगा, तो ये द्रव्यमान आपका हो जाएगा वस्तु का, जिसको खींच रहा है उसका। लेकिन अब जी की बात कर लेते हैं,
मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका है जी, कैपिटल वाला जी, कैपिटल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय नियतांक। ठीक है, नियतांक यानी कि कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब इसका वैल्यू पूछेगा कि जी का वैल्यू क्या होता है, तो जी का वैल्यू होगा 6.67। ये हमेशा फिक्स होता है, ये अर्थ पे रहे, मार्स पे रहे, कोई भी ग्रह पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कोई भी ग्रह पे रहे, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका यदि यूनिट की बात की जाए तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा गुरुत्वीय नियतांक का वैल्यू हो जाएगा। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, आपका सीधा सीधा पूछा जाता है कि वैल्यू क्या है गुरुत्वीय नियतांक का। ठीक है, सीधा सीधा आपको पूछा जा सकता है ये। 21 यानी 21 नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्मॉल जी बराबर क्या होगा, तो स्मॉल जी बराबर हो जाएगा जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। स्मॉल जी क्या है, तो स्मॉल जी है आपका गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन। आर क्या था, तो आर आपका हो जाएगा रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये भी आर आपका वही था। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ। और ये यम कैपिटल क्या है, ये आपका मास ऑफ अर्थ यानी कि द्रव्यमान किसका है, पृथ्वी का, मास ऑफ अर्थ। ठीक है दोस्तों, आपका ग्रेविटेशन का इतना हुआ। अभी स्मॉल जी बराबर क्या होगा, यानी कि अब देखिए यहाँ पर यदि ये जी डिपेंड कर रहा है किस पे, रेडियस पे भी कर रहा है, तो रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, तो यही होता है कि जब हम रेडियस को घटाते हैं, जब रेडियस जहाँ पे घट जाता है वहाँ पे जी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी कारण जब ध्रुव पे जाते हैं तो ध्रुव पे क्या होता है, पृथ्वी ऐसा है ना, पृथ्वी तो आपका क्या है, ऐसा है, ध्रुव पे चपटा है, तो ध्रुव पे जाने पे क्या होता है, रेडियस घट जाता है कंपेयर टू इधर का। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ग्रेविटेशनल सबसे ज़्यादा जी का सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है, तो ध्रुव पे रहता है, सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन रहता है, सबसे ज़्यादा ध्रुव पे रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 22 नंबर, प्लायन बेग। प्लायन बेग, प्लायन बेग किसको कहते हैं, तो जब हम किसी वस्तु को इतना अधिक बेग से फेंके, उतना मिनिमम बेग होना चाहिए उसमें कि क्या करे, आइए इन्वायरमेंट ग्रेविटेशन छोड़ दे, अर्थ का ग्रेविटेशन छोड़ दे, उसको बोलते हैं प्लायन बेग, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो भी ई बराबर यदि फॉर्मूला पूछा जाए तो ये होता है 2g_r। ठीक है, 2g_r, और ये r क्या है, तो ये आपका रेडियस है। हर एक ग्रह का अपना अपना रेडियस जो भी होगा वो आप लगा सकते हैं, हर एक प्लैनेट का अलग अलग होता है, हर एक का अलग अलग होगा। ठीक है, और ये अर्थ का पूछेगा कि एस्केप वेलोसिटी है कितना, तो अर्थ का एस्केप वेलोसिटी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। हाँ दोस्तों, किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकेंगे तो क्या करेगा, पृथ्वी को ग्रेविटेशन, पृथ्वी के ग्रेविटेशन को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक है, पढ़ लो भाई, जो बोर हो रहे हो सोच लो, इसी से आपका क्वेश्चन आने वाला है, पूरा फिजिक्स का ये सार है आपका। अब 23 नंबर क्या है, देखिए इस वीडियो के बाद भी एक वीडियो भी बनाया जाएगा। अब क्या होगा, चैप्टर वाइज भी बनाएंगे हम, चैप्टर वाइज बनाएंगे कि हर एक चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो चीज़ आपको चुनकर आपको बताया जाएगा, दिखाया जाए, वहाँ पर जो भी आपका फॉर्मूला हो या फिर उससे कॉन्सेप्ट रिलेटेड वो भी आपको इस पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 23 है ना, 23 यानी कि हो गया आपका W=mg, और ये W क्या है, तो W यहाँ पर वेट यानी कि भार। ठीक है, वेट यानी कि भार बराबर क्या होगा, तो भार बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। अब मास क्या है, ये किसका है, तो द्रव्यमान है,
वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, वस्तु का है, ये द्रव्यमान वस्तु का है, और जी आप जान रहे हैं कि ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन है। तो यहीं से आपको निकल कर आता है वेट। तो यानी यदि पूछेगा कि वेट का एसआई यूनिट क्या होगा, तो वेट का एस यूनिट आपको क्या करना है, न्यूटन लगाना है। केजी वगैरह कुछ नहीं, ना केजी ना ग्राम, मास का होगा ग्राम, बट वेट का क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, वेट का आपका न्यूटन हो जाएगा। इससे एक रिलेटेड और कॉन्सेप्ट आता है आपका कि अब चंद्रमा पर भार जो होता है मनुष्य का या किसी भी चीज का, ठीक है, चंद्रमा पर भार जो होगा पृथ्वी पर के भार के 1/6 ग्राम, माने 1/6 हो जाएगा, ठीक है, 1/6 हो जाएगा। यानी कि सोच लो, यहाँ पर तुम जितना भारी हो वहाँ पे जाओगे, चंद्रमा पे जब आप जाओगे तो क्या होगी, आप 6 से आप भागा देना, उतना ही आप वेट आपको लगेगा चंद्रमा पे, ठीक है। इसी कारण वहाँ क्या होता है कि जब चलने की कोशिश किया जाता है, तो जब थोड़ा सा भी आगे बढ़ाते हैं एक कदम, तो हम बहुत आगे जाकर गिरते हैं, क्योंकि वहाँ मेरा वेट हल्का है, और आदत तो है आपको पृथ्वी पर चलने का, चंद्रमा पर चलने का तो आदत था नहीं वहाँ। तो इसी कारण क्या करते हैं, हल्का हल्का धीरे धीरे उछल उछल कर जाते हैं। हम्म अब आगे पढ़ते हैं लोलक के बारे में। इससे भी आपको एकदम मस्त मस्त क्वेश्चन आता है, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आप बनते हैं इससे भी, ठीक है। 24, जैसे अब देखिए लोलक में कैसे होगा, ये लोलक ऐसे रहता है, लटका हुआ है ना, लटका हुआ है, इसको क्या किया जाए, इधर लेके जाया जाए और यहाँ पर लाया जाए, यहाँ पर लाया जाएगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पर लाएंगे, इधर लाएंगे, फिर छोड़ेंगे तो ये तो इधर ही जाने वाला है, और यहाँ पे आएगा, फिर थोड़ा सा क्या करेगा, इधर आ जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा इधर, उसके बाद फिर से इधर आएगा, ठीक है। यदि इसका लंबाई मान ले यल, अब देखिए इससे क्वेश्चन कैसे आता है, इससे क्वेश्चन आता है टाइम पीरियड क्या होगा, क्या पूछेगा, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड किसको बोलते हैं, तो जहां पे अब ये पहले नीचे लटका हुआ था, तो नीचे लटका हुआ था, तो एक बार नीचे लटकने के बाद इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर गया, और फिर से इधर आया, तब यहाँ इतना दूर, इतना काम करने में, करने में जितना टाइम लगेगा उसको बोला जाएगा टाइम पीरियड, उसी को बोला जाएगा टाइम पीरियड, और इसी को बोला जाता है आवर्तकाल, आवर्तकाल, ठीक है, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल बराबर क्या होगा, तो आवर्तकाल को टी से इंडिकेट करेंगे, तो टी बराबर हो जाएगा 2π√L/G। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलेगा कि अब लोलक का क्या लंबाई 2 गुना कर दें तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 3 गुना कर दें तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो लंबाई यही है ना, लेंथ यही है ना, लंबाई यही है ना, अब बताओ इसका 4 गुना करेंगे, तो 4 गुना करेंगे तो √100 से निकल के आएगा, तो 2 गुना होगा। यदि उसी अनुसार जितना हम करेंगे उसका रूट में आपका ये होता जाएगा। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करेगा, तो लेंथ पे करेगा, डायरेक्टली होगा, लेकिन रूट के अंदर वाला होगा। तो 4 गुना करेंगे तो लेंथ, लंबाई को यदि 4 गुना किया जाए तो फिर टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 गुना। यदि लंबाई को 4 गुना कम कर दिए, यानी कि 1/4 किया जाए, तो 1/4 करने पे टाइम पीरियड क्या होगा, T/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। आपको इस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन मतलब कि लोलक से आपका आता है। नेक्स्ट आपका है 25 नंबर, ये दाब बराबर यदि पूछेगा तो क्या होगा, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि P माने प्रेशर, F अपॉन में F बटा में A, P F अपॉन A, ठीक है। और इसका यदि एस यूनिट की बात करेगा तो एस यूनिट इसका होता है पास्कल, पास्कल जिसको इंडिकेट करते हैं PA, ठीक है, ये आपका SI यूनिट है। अब 1 पास्कल बराबर पूछ देगा कि क्या होगा, 1 पास्कल बराबर कितना बार होगा, तो 10⁻⁵ बार, क्योंकि बार में भी उसको नापते हैं प्रेशर को, ठीक है। तो 1 पास्कल बराबर
10⁻⁵ बार हो जाएगा। इसी से मिलता जुलता आप एक नाम सुनते होंगे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव बराबर क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल और बटा में ये हो जाता है लंबाई। ठीक है, लंबाई। और पृष्ठ तनाव होता किस में है? तो पृष्ठ तनाव होता है वाटर में, लिक्विड में। कोई भी लिक्विड है उसका पृष्ठ तनाव निकाला जाता है, और पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? वर्षा का बूंदे गोल हो जाता है। ठीक है, तो ये किस पृष्ठ तनाव किसके लिए है? तो ये लिक्विड के लिए है। ठीक है, द्रव के लिए है। लिक्विड का केवल होता है ये, द्रव का पृष्ठ तनाव लिक्विड के लिए है आपका। बल अपन में लंबाई। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 27 नंबर। बताइए आप लोग कैसा आपको ये लग रहा है? आप धैर्य बना के रखना है, आप लोग को धैर्य बना के रखना है। बस कुछ और है इसमें से, कुछ और कुछ कुछ आप जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं आप कॉपी पे लिख सकते हैं साथ साथ, जिससे आपको ज़्यादा आसानी से याद होगा या याद करने में सुविधा होगा आपको। ठीक है, तो लिख भी सकते हैं। घनत्व बराबर होता है क्या? तो घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान अपॉन में आयतन। ठीक है, द्रव्यमान अपॉन में आयतन, यानी कि डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, और अब इससे रिलेटेड अब एक क्वेश्चन टेम्परेचर पे पूछा जाता है कि टेम्परेचर पे क्या होगा। तो टेम्परेचर पे देखिए होता है, सी से पहले लिखते हैं कि क्या क्या इंडिकेट किससे करते हैं। तो सी से इंडिकेट करते हैं हम सेल्सियस को, सेल्सियस को, सेल्सियस को। हम तो बोलेंगे आपको कि यदि आपको याद रखना है थोड़ा लंबे समय तक, तो आप पूरे को अपने खुद से कॉपी पे लिखिए। खुद से कॉपी पे एक बार पूरा पूरा फार्मूला आप लिखिए जैसे लिखा जा रहा है। ठीक है, आपको भी याद रहेंगे। फिर एफ से आपको इंडिकेट करता है फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट को। ठीक है, फ़ारेनहाइट। के से करते हैं केल्विन को, केल्विन को। अब ये क्यों लिख रहे हैं आपको तुरंत पता लग जाएगा कि क्यों लिख रहे हैं हम। आर से रोमर को। ठीक है, अब देखिए रिलेशन क्या होता है दोनों के, सभी के बीच। तो पहले C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 बराबर R/4, R/4। ठीक है, यही आपका रिलेशन है सभी के साथ। अब जिसके साथ पूछेगा आप उस दोनों को उठाना है, इक्वल करना है और वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। C/5 बराबर F-32/9 इज इक्वल टू मैंने बराबर K-273/5 बराबर R-4, 4। ठीक है, तो R को रोमर बताते हैं, K को केल्विन, F को फ़ारेनहाइट और C के डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, 29 पे चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये आपका आता है Q इज इक्वल टू MS∆T। अब देखिए ये है क्या, Q इज इक्वल टू MS∆T। ये है दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा, दी गई ऊष्मा। यम आपका होगा द्रव्यमान। एक मिनट धैर्य बनाइए, समझ में आने वाला है आपको कि क्या हो रहा है। और ये यस जो है ना, ये है आपका विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, जिसको बोला जाता है स्पेसिफिक हीट। क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक हीट। यानी कि किसी भी चीज को आप गर्म करते हैं तो उसका हीट बढ़ता है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो टेम्परेचर बढ़ता है तो बताइए कितना ऊष्मा का जरूरत हुआ, तो वो होता है मास मल्टीप्लाई करिए उसका विशिष्ट ऊष्मा, बताइए स्पेसिफिक हीट। और स्पेसिफिक हीट सबका अलग अलग होता है, हर एक वस्तु का स्पेसिफिक हीट अपना अपना अलग अलग होता है। तो ये स्पेसिफिक हीट आपको दिया रहेगा उस वस्तु का, और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस आया वो टेम्परेचर आप बताइए, यानी कि तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, यानी कि Q इज इक्वल टू MS∆T। नेक्स्ट आपका है 30 नंबर।
ये भी है क्यू, क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल। अब देखिए ये क्यू क्या है, तो ये भी क्यू है आपका दी गई ऊष्मा, लेकिन अंतर है दोनों में। क्या अंतर है जो मैं बता रहा हूं मैं, दी गई ऊष्मा, ये आपका द्रव्यमान है, यम आपका द्रव्यमान है, यल क्या है, तो ये है आपका गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। अब देखिए जब हम क्या करते हैं, पानी को गर्म कर कर हम क्या करते हैं, भाप में बदलते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, पानी को जमा कर आप बर्फ़ में बदलते हैं, तो बदलने के दरमियान जो ऊष्मा आपका सोखता है, यानी टेम्परेचर नहीं बढ़ाता है लेकिन अवस्था को चेंज करता है, वही ऊष्मा कहलाता है गुप्त ऊष्मा, वही कहलाता है गुप्त ऊष्मा। तो उस गुप्त, अब उसको क्या करते हैं हम, हीट देते हैं ना, तो वो हीट है आपका क्यू। तो Q इज इक्वल टू एम इंटू यल आपका हो जाएगा एक उष्मा और लेटेंट हीट के बीच का रिलेशन। ठीक है, Q इज इक्वल टू एम इंटू यल, और ये गुप्त उष्मा हर एक का अपना अलग अलग होगा। वाटर का अलग गुप्त उष्मा होगा, फिर तेल का अलग हो जाएगा, और भी कुछ लीजिएगा, सबका अलग अलग होगा गुप्त उष्मा। ठीक है, अब आगे आते हैं, ये हीट से आपका यही था, और आगे आएगा हीट से, तो आपको वो भी बताएंगे, आगे वो भी आने वाला है हीट से, जब इलेक्ट्रिसिटी में हम घुसेंगे इलेक्ट्रिक चैप्टर में, तो उसमें भी हम बताने वाले हैं आपको, इसी क्लास में सब कुछ बता देंगे आपको, एक क्लास में हर एक चीज़ आपको कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब देखिए 31 है आपका, एन इज इक्वल टू 1/T, 1/T, और ये क्या है आपका, तो ये इसको बोला जाता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति, आवृत्ति, आवृत्ति बराबर होता है टाइम पीरियड का उल्टा। ठीक है, टाइम पीरियड इसको जिसको बोला जाता है आवर्तकाल, आवर्तकाल। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति इज इक्वल टू एक 1/T, 1/T यानी कि 1 आवर्तकाल। नेक्स्ट आपका है इसी से रिलेटेड, भी इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा, पढ़ा किया जाता है एन इंटू लेमडा, और ये भी होता है बेग, ये बेग यानी कि वेलोसिटी या चाल, जो भी आप बोल लो, बेग या चाल। ठीक है, और ये आपको है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, और ये लेमडा क्या है, तो यह है आपका वेवलेंथ। ठीक है, ये वेवलेंथ जिसको बोला जाता है तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तरंग दैर्घ्य, तो ये बेग फ्रीक्वेंसी माने कि बेग आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य के बीच का रिलेशन है कि भी इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा, भी इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। ये भी आपको डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, इससे भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, या फिर सीधा फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना है कि भी बराबर होगा एन इंटू लेमडा, जहाँ पर आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य को दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो चाल बता देगा आपको, आपको क्या करेगा, चाल बताएगा। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका है मिरर फार्मूला, चलिए लिखते हैं दर्पण फार्मूला। ठीक है, दर्पण फार्मूला यानी कि मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस में 1/U, ये आपका है मिरर फार्मूला, जहाँ F को बोला जाता है फोकस दूरी, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। भी क्या है, यहाँ पर बेग नहीं आएगा, यहाँ पे भी है आपका इमेज है, इमेज। ठीक है, या फिर प्रतिबिंब, इमेज। यू क्या है आपका, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। और कोई भी दूरी निकालेंगे तो कहाँ से निकालेंगे, तो आप पोल पर से, यानी कि कोई मिरर है ना, मान लो कि ये मिरर है ऐसा वाला, तो ऐसा वाला यहाँ से जो जो भी दूरी निकालेंगे तो यहाँ ये दूरी रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको बोलेंगे ये इतना डिस्टेंस को यू बोलेंगे। ठीक है, तो जो भी निकालेंगे इस मिरर पर से हम डिस्टेंस रखते हैं, लिखते हैं वहाँ पे। ठीक, अब इसी से रिलेटेड ये आपका था 33
3 नंबर 34, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, यहीं पर बता दे रहा हूँ आप लोग को। 34, यदि लेंस फार्मूला की बात करते तब क्या होता? लेंस फार्मूला, तो लेंस फार्मूला होता है एफ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और ये एफ भी यहाँ पे क्या है? फोकस। एफ यहाँ पे फोकस दूरी है। भी आपका ये क्या है? इमेज का दूरी है, यानी कि प्रतिबिंब का। और ये आपका है ऑब्जेक्ट का दूरी, यानी कि वस्तु की दूरी है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, कि जब हम दो लेंस को मिला दे, सटा दे, तो सटाने पे दोनों लेंस का जो लेंस मेकर फॉर्मूला बनेगा। जैसे मान लो कि दो लेंस को ऐसे लिए और दोनों को सटा दिए, अब बताओ दोनों लेंस एक लेंस बन के काम करेगा, तो लेंस मेकर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, जिसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। म्यू होता है अपवर्तनांक, जो आपको लिख दिया जाएगा इसमें 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, R1 R2 क्या है? तो ये लेंस का आपका आर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो फोकस का दोगुना होता है उसके बारे में। ये क्या था? म्यू, तो म्यू था लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक, लेंस का अपवर्तनांक। एफ हो गया आपका फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, R1 R2 क्या था आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर, या फिर इसको सीधा आप समझिए त्रिज्या, उसी को बोला जाता है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, त्रिज्या आपको आर हो गया। 36 नंबर, 36 नंबर, बस P इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, और ये P, अब देखिए ये P इज इक्वल टू 1/f क्या है? तो ये लेंस है, तो लेंस का पावर होगा, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस यानी कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अब देखिए लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं हम? तो लेंस की क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में। किस में मापते हैं? तो डायोप्टर में। ठीक है, डायोप्टर में, डायोप्टर में लेंस की क्षमता को मापते हैं और उसको कैपिटल डी से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? तो ये आपका फोकल लेंथ है, यानी फोकस का दूरी है। ठीक है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। और ये फोकस दूरी होगा किसमें? जैसे कि डायोप्टर होता है ना उसका, तो ये कब होगा? तो फोकस दूरी हमेशा और हमेशा आपको लिखना है मीटर में ही। सेंटीमीटर रहेगा तो भी बदल के किस में करना है? मीटर में करना है, तभी जाकर जो पावर आएगा वो डायोप्टर में आएगा, अन्यथा आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं कि फोकस को सेंटीमीटर में रहता है तो सेंटीमीटर में ही छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर सोचते हैं कि पावर जो आ रहा है सही आ जाएगा। कभी सही नहीं आएगा, फोकस को हमेशा मीटर में करना है, तभी पावर जो आएगा डायोप्टर में आपका सही आएगा, अन्यथा गलत आ जाएगा, अन्यथा गलत आ जाएगा। और अवतल लेंस का यदि पावर पूछेगा तो अवतल लेंस का पावर माइनस में होता है और उत्तल लेंस का प्लस में होता है। अवतल का माइनस में, अवतल रहेगा तो पावर माइनस में, और उत्तल रहेगा तो पावर प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में होगा। नेक्स्ट आपका चलते हैं संयुक्त फोकस दूरी पे अब। ठीक है, संयुक्त फोकस दूरी, यदि दो को सटा दिया, दो मिरर को या लेंस को, तो उसका फोकस दूरी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठीक है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? 37 नंबर, संयुक्त फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो उसके लिए होगा, जब दो को सटाएंगे तो 1/f जो होगा इक्विवेलेंट, यानी कि टोटल दोनों के बराबर जो होगा 1/f1 प्लस में 1/f2 के बराबर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा फोकस दूरी का इक्विवेलेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है 38 नंबर, यम इज इक्वल टू होता है V/u। और यम क्या है? तो यम है मैग्निफिकेशन, यानी कि आवर्धन। आप पढ़े हो ना, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। और ये यम इज इक्वल टू V/u है, ये लेंस के लिए है। किसके लिए है? लेंस के लिए है।
और यदि आपको बात करें, यदि बात किया जाए दर्पण का, तो यम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है। ठीक है, माइनस वी बाई यू होता है। ये है आपका दर्पण के लिए। ठीक है, ये आपका मिरर दर्पण के लिए है। मैग्निफिकेशन यानी कि इसको लिख दिया जा रहा है इसमें आवर्धन, आवर्धन। ठीक है, आवर्धन मैग्निफिकेशन पर क्या होगा, वी बाई यू लेंस में, और दर्पण में माइनस वी बाई यू। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर। इसके आगे आएगा 39। अब चलते हैं एक करंट वगैरह में। Q इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी, या फिर इससे पहले रुक जाइए, इससे पहले आप जानिए इसको, तब ये जानने में आसानी हो जाएगा आपको। Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, ये क्या है? तो Q इंडिकेट किया जाता है आपका चार्ज को, चार्ज यानी धारा। ठीक है, चार्ज आवेश, धारा नहीं, सॉरी, आवेश। चार्ज यानी कि आवेश। आवेश बराबर होता है एन इंटू ई, और एन क्या है? तो एन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये ई क्या है? तो ये है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, चार्ज तो हमेशा फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा ये हमेशा फिक्स होता है, और इसका वैल्यू होता है आपका 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻ का 19 कूलम। ठीक है, 19 कूलम, यानी कि ई के जगह पे आप सीधा सीधा पुट करना है क्या, 1.6 इंटू 10⁻⁹ और ये जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल आवेश निकलेगा, टोटल और टोटल आवेश निकलेगा, और आवेश से ही बनता है विद्युत धारा, आवेश से ही विद्युत धारा बनता है। तो आई बराबर होता है क्या है? आई बराबर होता है क्यू बाई टी। ठीक है, आई बराबर क्यू बाई टी, और ये आई क्या था, इसको, ये आई था आपका चार्ज, आई क्या था? करंट, सॉरी, करंट, चार्ज नहीं, क्यू तो क्यू आपका था ना चार्ज, आई हो गया करंट, यानी कि ये हो गया धारा, और क्यू आपका था करंट था, चार्ज था। बार बार उल्टा बोला जा रहा है, बोल बोल दे रहे हैं आपसे, माफी चाहते हैं इसके लिए। ये हो गया आवेश। ठीक है, और टी तो आपको पता है कि टी आपका टाइम हो जाएगा, समय। ठीक है, तो आई बराबर होता है क्यू बाई टी, यानी कि विद्युत धारा इज इक्वल टू होता है आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। कहाँ तक हुआ था आपका? 39। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं 40 नंबर पे। 40 नंबर बस खत्म ही होने वाला है आपका। आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा फिजिक्स का फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या होता है, दो चार्ज है, अब दो चार्ज है, इस चार्ज का नाम लिख दिया Q1, इस चार्ज का नाम लिख दिया Q2। ठीक है, दो तरह का क्या है आपका चार्ज है, आवेश है। तो अब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस यदि मान लिया जाए कि ये स्मॉल r है, तब दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, दोनों के बीच जो एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, उसका फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स क्या था? तो ये किसके बीच का था? तो फोर्स, बल बिटवीन Q1 एंड Q2। ठीक है, इस दोनों के बीच का। अब देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है क्या ये? ठीक है, ये है क्या? तो इस पे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इसको ही आपको ध्यान रखना है केवल। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है उसका वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ 9, 9 इंटू 10⁹ 9 आपका इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, आपका ये होता है। नेक्स्ट आपका है 41, 41 नंबर। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ये।
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका है। आर ये क्या था, तो ये आर आपका होता है प्रतिरोध, ये होता है प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ये यल है आपका लंबाई, लंबाई ये क्या है आपका, तो ये आपका है, इसको बोलते हैं पहले क्या, इसको बोलते हैं रो, और इसको बोला जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जिसको इंग्लिश में बोला जाता, छोड़िए इंग्लिश, विशिष्ट प्रतिरोध, इसको बोला जाता है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल यानी एरिया ये है। ठीक है, एरिया है। अब देखिए, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में एक तरह का आपका ये है रिलेशन है। अब विशिष्ट प्रतिरोध किसी भी चीज का, किसी भी मैटर का, कोई भी पदार्थ है उसका खुद का एक गुण होता है। विशिष्ट प्रतिरोध आदमी का अलग होगा, लकड़ी का अलग होगा, सबका अलग अलग विशिष्ट प्रतिरोध होता है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है, यहाँ बनता है, देखिए प्रतिरोध है ना, ये प्रतिरोध और लंबाई और एरिया के बीच है, तो बोला जाएगा कि यदि किसी वस्तु का लंबाई दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एरिया दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए लंबाई आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यल का, तो यल यदि दोगुना करेंगे तो आर भी दोगुना होगा, लेकिन आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया का, तो एरिया को यदि दोगुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स, इसको यदि 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। विशिष्ट प्रतिरोध किस पे डिपेंड करता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध डिपेंड करता है मैटर पे, इसका कुछ और नहीं, कुछ नहीं होता इसका, डिपेंड ऑन मैटर, डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मैटर, सबका अपना अपना अलग अलग तरह का नेचर होता है, नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, यानी कि अपना अपना पदार्थ के नेचर पे डिपेंड करेगा किसका क्या हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है 42 नंबर, चलिए यहीं पे इसको लिखते हैं, नहीं इसको आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे। ये आपको, ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट आपका है। ये किस लिए है, तो ये संयुक्त प्रतिरोध के लिए, संयुक्त प्रतिरोध, संयुक्त प्रतिरोध यानी कि दो चार प्रतिरोध को मिला देंगे तो संयुक्त प्रतिरोध, जिसको हम इंडिकेट करेंगे आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट से। यदि श्रेणी क्रम में रहेगा तब पहले क्या करेंगे, तो श्रेणी क्रम में होता है, श्रेणी क्रम बोले तो सीरीज में, सीरीज रहेगा तो आर इक्विवेलेंट जो होगा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, सीधा सीधा इसको आपको जोड़ना है, R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी रहेगा सीरीज में सबको सीधा आप ऐड कर दीजिए, वो आपका आर इक्विवेलेंट आपका निकल जाएगा। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकल जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका है, यदि आपका ये समांतर से नहीं रहेगा तब क्या होगा, समांतर क्रम में रहेगा तब क्या होगा, समांतर क्रम यानी कि पैरेलल में रहेगा, पैरेलल में रहेगा तब क्या होगा, तो 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/r1 प्लस में 1/r2 प्लस में 1/r3, और ऐसे ही प्लस में 1 करके आगे बढ़ते चलेंगे, और ये हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट हो जाएगा कब, तो समांतर में रहेगा, ये श्रेणी में और ये समांतर में रहेगा, तब ऐसा करेंगे, तब ऐसा करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं 43 नंबर पे, V इज इक्वल टू होता है आई आर, आपने पढ़ा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में ही आता है V इज इक्वल टू आई आर, और ये क्या होता है V, तो ये होता है विभवांतर, इसको बोलते हैं विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, आर आपका हो गया प्रतिरोध रेजिस्टेंस, ठीक है, और आई हो गया आपका करंट, करंट यानी कि धारा, विद्युत धारा। ठीक है, करंट यानी कि धारा। नेक्स्ट चलते हैं 44 नंबर पे, 44 पे, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब भी इलेक्ट्रिसिटी से पूछेगा तो इससे क्वेश्चन आपको आएगा और फंसाने की कोशिश करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कार्य क्या 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 होगा, यानी कि डब्लू। ठीक है, कार्य बराबर होता है V I
टी, भी आपका हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, आई हो गया करंट और टी हो गया टाइम, या फिर और भी इसको आर घुमा सकता है तो आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी, जहाँ पे क्या किया भी का वैल्यू आई आर पुट करेगा, भी बराबर होता है आई आर, तो भी की जगह पे आई आर पुट करेंगे तो आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। इसको और घुमा सकता है तो इसको कर देगा, आई को हटा देगा तो आई के बदले आएगा क्या भी बाई टी, तो ये बन जाएगा भी स्क्वायर टी अपॉन में आर। ठीक है, ये आपका रहा ये 3। इसी से आपको घुमा घुमा कर बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है, इसी के साथ साथ पूछेगा आपको पावर पूछेगा, यानी शक्ति, शक्ति के बारे में पूछेगा कि कितना शक्ति है, बोला जाता है ना 1 HP 2 HP कितना, सबका अलग अलग मोटर वगैरह का इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का जो शक्ति होता है उसके बारे में। तो पावर इज इक्वल टू होता है आपका V इंटू आई, और भी आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, और आई आपका क्या है करंट है, आई आपका करंट है। ठीक है, आई आपका करंट है। या फिर इसी से आपको और एक रिलेटेड रहेगा क्वेश्चन, एक फॉर्मूला आ होगा P इज इक्वल टू, आई को हटा देगा तो भी स्क्वायर अपॉन आर हो जाएगा, ये भी आपका पावर का है, ये भी आपका पावर का है। P इज इक्वल टू भी स्क्वायर बटा में आर इज द आंसर, माने कि ये फॉर्मूला है। बस आपको एक और है, एक दो और है, 46 नंबर। अब ये संयुक्त अधिक कैपेसिटर को यदि एक साथ जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, जिसको बोला जाता है संयुक्त कैपेसिटर का हिंदी होता है संधारित्र। ठीक है, संधारित्र, जिसको बोला जाता है आपका कंबाइंड कैपेसिटर। कैपेसिटर को यदि ऐड करेगा, यदि श्रेणी क्रम में करेगा तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में करेगा तो क्या होगा, यानी कि सीरीज में। जैसे रेजिस्टेंस को आप देख लिए, अब इसमें क्या होगा, जब इसको श्रेणी क्रम में सीरीज में करेगा तो ये उलट जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस में 1/C3 प्लस में डॉट 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 आपका होता जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यदि समांतर क्रम में रहेगा तब क्या होगा, समांतर क्रम में यानी कि पैरेलल, पैरेलल रहेगा तो C इज इक्वल टू सीधा हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट डॉट डॉट। आपने देख रहे होंगे आप कि जैसा प्रतिरोध में हो रहा था, रेजिस्टेंस में हो रहा था, उसी के जस्ट उल्टा बस इसमें हो रहा है। ठीक है, जो उसमें सीरीज में हो रहा था ये पैरेलल में है, जो पैरेलल में था वो सीरीज में हो रहा है। 47 नंबर, 47 नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए भी, ये भी है। यदि बिजली है तो बिजली में जो खर्च करते हैं बिजली खर्च, तो यूनिट बनता है ना, यूनिट, तो यदि यूनिट पूछेगा तो क्या हो जाएगा, यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, तो शक्ति, जो भी शक्ति होगा पावर होगा उसको आप घंटा से मल्टीप्लाई करना, घंटा से, और डिवाइड कर देना है 1000 से, ये आपका यूनिट दे देगा कितना यूनिट आ रहा है। लास्ट बट ये आपका जो बीच एक छूट गया था आपका। ठीक है, कक्षीय वेग। अब कक्षीय वेग क्या कहते हैं, कक्षीय वेग जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है इसका रूट अंडर जी एम अपॉन आर। ये भी इम्पोर्टेंट है आपका, यदि कोई पृथ्वी है, पृथ्वी है ना, पृथ्वी के कक्ष में कोई घूम रहा है, ठीक है, कोई उपग्रह वगैरह घूमता है ना, घूमता है, तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो ये भी है जो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा आपका, जी आपका तो ग्रेविटेशनल आपको फिक्स था ये, ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक फिक्स था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यम आपका क्या है, तो यम आपका ही है मास ऑफ अर्थ, नॉट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ अर्थ, अर्थ, और आर आपका है डिस्टेंस, यानी कि जहाँ है वो रेडियस, एक तरह से जहाँ पे घूम रहा है उसका डिस्टेंस। अब बताइए, तो यदि आपसे ये क्वेश्चन, इससे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि कक्षीय वेग, कक्षीय वेग यदि 4 kg का वस्तु है उसका ज़्यादा होगा या 5 kg की वस्तु के ज़्यादा होगा, तो वस्तु के मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है किस पे, अर्थ पे, अर्थ के मास पे, तो दोनों का कक्षीय वेग क्या होगा, सेम होगा। तो v इज इक्वल टू रूट अंडर जी एम अपॉन आर होता है इसका।
तो ये रहा आपका पूरा का पूरा फिजिक्स का, ये आपका पोस्टमार्टम था पूरे फॉर्मूला का। ये पूरा का पूरा फार्मूला आपका इसी वीडियो में होता है ख़त्म। आप दोस्तों आप बताइए कैसा लगा, आप सजेशन दे सकते हैं, आप अपना बात रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। आप अपने बारे में बताइए कि क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा और क्या चाहिए आपको, इसका भी आप सजेशन आप दे सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नेक्स्ट अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। एंड वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। ठीक है।